हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म से हैं, यानी माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई, यानी नॉर्मली अगर हम देखना चाहिए तो उनको देख नहीं पाएंगे। वी रिक्वायर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप जो है वो चाहिए होगा, या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमें चाहिए होगा, वो भी हाई इंटेंसिटी वाला। जैसे कि बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नहीं, बिकॉज देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल। तो हमें माइक्रोब को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जो है वो चाहिए होता है। तो इसी तरीके से यूनिसेलुलर फंगी, नॉर्मल फंगी नहीं, जैसे कि अगर आप फंगी जैसे कि आप बेसिडोमाइकोटा के अंदर अगर आप देखें मशरूम को, तो मशरूम को तो देख सकते हैं, लेकिन हम बात करने लग रहे हैं यूनिसेलुलर फंगी, जैसे कि ईस्ट है। क्या ईस्ट को हम देख सकते हैं? अब और नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी। वायरस, क्या वायरस देख सकते हैं? नहीं, तो इट इज आल्सो ए माइक्रोब। वायरोइड, वायरोइड क्या होते हैं? आरएनए पैथोजन होते हैं। आरएनए पैथोजन का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा उनकी बॉडी के चारों तरफ कोई प्रोटीन कोड नहीं है। जैसे आपने वायरस के बारे में देखा था, एड्स वायरस के पास उसके पास क्या था? लाइक उसके पास आरएनए था, कुछ उसके पास एंजाइम थे, एंड आफ्टर देन इट एज ए प्रोटीन कोट। उसके बाद उसके पास स्पाइक थे कई सारे। तो जो वायरोइड होगा, वायरोइड के पास में ना तो ये प्रोटीन कोट होगा ना ये प्रोटीन होंगे, उसके पास सिर्फ क्या होगा? केवल आरएनए होगा। केवल आरएनए ही अगर उसकी आइडेंटिटी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वायरोइड। इसी तरीके से सर्टेन कुछ प्रायोन होते हैं। प्रायोन क्या होते हैं? इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होते हैं। तो इन्फेक्टेड प्रोटीन का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता, बल्कि खाली प्रोटीन ही है, एंड प्रोटीन ही दूसरे प्रोटीन को इन्फेक्ट करके अपने जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म जो है बना देते हैं। तो ये डेडिकेटेडली केवल प्रोटीन है, लेकिन कैसे? मिसफोल्डेड प्रोटीन, यानी कि इन्फेक्टेड प्रोटीन है, एंड ये खाली आरएनए है। तो इन दोनों को याद रखेंगे, वायरोइड एंड प्रायोन को। ये सभी काफ़ी छोटे साइज के, इसी वजह से हम इसको कहने लग रहे हैं माइक्रोब्स। वैसे नाम से भी क्लियर है, माइक्रोब और माइक्रोब्स। तो माइक्रो का मतलब छोटा साइज, और ओब्स का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका साइज काफ़ी छोटा है, एंड इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज। इसी की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का मतलब स्मॉल साइज, एंड बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर स्टडी की जाती है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको हम कह देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो आगे चल के जैसे बीएससी एमएससी जब करते हैं तो एमएससी के अंदर एक अलग ब्रांच जो है डेवलप हो जाती है। वैसे आने वाला टाइम ऐसा है कि माइक्रोबायोलॉजी शायद बीएससी के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर आप एमबीबीएस या कोई दूसरी चीज़ करें, दैन यू विल कम टू नो अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर पैथोजन के बारे में या फिर माइक्रोब्स जो अच्छे भी होते हैं, हम काफ़ी सारे अच्छे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंड दे आर डाइवर्सली यूज्ड इन अ डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमंस। जैसे कि ह्यूमन के घर के अंदर यानी हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन से माइक्रोब काम आते हैं जिससे कि अलग अलग उनसे प्रोडक्ट बने। कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को इन अदर वर्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी लैब भी कहते हैं। तो यानी कि लैक्टोबैसिलस जैसे कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? सभी को पता है, ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब कर्ड बनती है तो उसके अंदर विटामिन B12 जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये चेक कर देता है जर्म्स की ग्रोथ को। चेक का मतलब क्या है? स्टॉप कर देता है जर्म्स की ग्रोथ को। इसके अलावा ये नए प्रोटीन जो है वो बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा बन सके। तो कर्ड का बनना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल अच्छा है। तो माइक्रोब अच्छे वाला है ना? बिल्कुल है। तो यानी कि जो लैक्टोबैसिलस है वो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर काफ़ी ब्रॉडली यूज होता है। इनफैक्ट जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके अंदर दही तो काफ़ी ज़्यादा बिकती है ना? वैसे भी एंड वैसे भी, दोनों तरीके से। और आपने तो सुना ही होगा कि दही कैसी खानी चाहिए? जो थोड़ी मीठी हो। मीठी क्यों? क्योंकि उससे लैक्टोबैसिलस ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जब ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड जो वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, यूर बॉडी गेट मोर न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं।
कुछ बेकर्स ईस्ट या फिर साइंटिफिकली हम उसको कह सकते हैं सैकरोमाइसिस सर्वेशिया। सैकरोमाइसिस सर्वेशिया एक इस टाइप की ईस्ट है जो बनाने में आती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, जलेबी हो गया, इमरती हो गया, डोसा हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फर्मेंटेड है। एंड ये बनती किस वजह से है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है लेवनिंग। लेवनिंग क्या होती है? आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड जो है उसका जो साइज है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप जैसे उसको दबाओगे तो वो पिचक जाएगी और काफ़ी पतली हो जाएगी। व्हाट इट मीन्स, उसके अंदर ऐसा हवा जो है वो भरी हुई थी। एंड अगर आप ब्रेड को देखोगे तो देयर इज़ लॉट ऑफ होल्स इन इट। लेकिन जैसे आपने नॉर्मल रोटी को लोगे तो नॉर्मल रोटी को चाहे दबा लो चाहे कुछ कर लो भाई, उसका साइज जो है ज़्यादा कुछ चेंज जो है वो नहीं होगा। तो ब्रेड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके अंदर एयर फिल हो गई एंड वो जो है काफ़ी बड़े साइज में दिखाई देने लग रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो ब्रेड है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, जो रोटी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसका कारण क्या है देखेंगे, बट इम्पोर्टेंट इज़ लेवनिंग के बारे में जानें। लेवनिंग क्या है? तो जब भी ब्रेड या जलेबी या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए डो जो है वो यूज़ किया जाता है। डो यानी उसका एक अलग से आटा जो है वो होता है। एंड वहाँ पर कुछ एंजाइम जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अमाइलेज यूज़ किया जाता है, मल्टेज जो है वो यूज़ किया जाता है, जाइमोज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अमाइलेज क्या करता है, ये जो पॉलीसैकेराइड होगी जो उस फूड के अंदर होगी तो उसको जो है ये ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे डाइसैकेराइड जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जो डाइसैकेराइड है वो किसके द्वारा ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो मल्टेज एंजाइम उसके द्वारा ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक बार वो जब डिग्रेड हो चुके, सिंगल यूनिट उसकी बन चुकी है, तो जाइमेज क्या करेगा, उसके अंदर एनारोबिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। एंड उससे फिर क्या होगा, वेल एनारोबिक रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, वेल एक बनता है इथाइल अल्कोहल और क्या बनता है CO2। तो लेट्स से आपके पास एक फूड था, उसके ऊपर अगर अमाइलेज और मल्टेज लगने लग रहा है तो उसके सारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गए। एंड जब ग्लूकोज जो है जब छोटे छोटे पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है तो जाइमेज क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल और CO2 जो है वो बना देगा। अब इथाइल अल्कोहल इज एन एंटीसेप्टिक। तो अगर हमने ब्रेड के लिए डो बनाने लग रहे हैं एंड उसके अंदर इथाइल अल्कोहल अगर ज़्यादा बन जाता है तो इट बिहेव लाइक एन एंटीसेप्टिक। तो जो बैक्टीरिया है वो आसपास में ग्रो करेंगे नहीं, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा भाई, क्योंकि जो फूड है वो एनारोबिक रिएक्शन की हेल्प से CO2 में कन्वर्ट होने लग रही है। अब जो CO2 बनेगी तो उससे फूड का जो कंपोनेंट है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जितनी CO2 बाहर निकलेगी उसकी वजह से वो पोरस हो जाएगा। तो नंबर 1, ब्रेड पोरस क्यों होती है, क्योंकि CO2 की फॉर्मेशन हुई। दूसरी, ब्रेड जो है लंबे टाइम तक क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ द इथाइल अल्कोहल। एंड ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द जाइमेज एंजाइम जो है एनारोबिक उसका रेस्पिरेशन जो है वो करता है। एंड इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जब अमाइलेज एंड मल्टोज ने पॉलीसैकेराइड को अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा ईस्ट है, दूसरे और भी बैक्टीरिया हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, ल्यूकोनोस्टक है, वो भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो डोसा जो है वो बनाए जा सके, दूसरे जो फर्मेंटेड चीज़ जो है वो बनाई जा सके। इसके अलावा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लेकर क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से स्विस चीज़ जो है वो बनता है। चीज़ यानी मक्खन, ठीक है, बटर जो है वो हमें मिलता है तो स्विस चीज़ कुछ इस टाइप का होता है। तो मक्खन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है रोक्योफोर्टी चीज़, तो रोक्योफोर्टी चीज़ कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्विस चीज़ जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड ये किस वजह से बनता है, ये पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी की वजह से बनता है। तो नाम पे ही इसका जो प्रोडक्ट जो है वो बनने लग रहा है, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी चीज़ बनने लग रहा है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, अब सरमानी कहाँ से रिलेट कर सकते हो, स्विस के अंदर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर शर्मा जी हैं, तो स्विस चीज़ जो है वहाँ पे बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी माइक्रोब हैं जैसे कि स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही है एंड देयर इज़ ह्यूज डिमांड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट। तो प्रोटीन सप्लीमेंट अगर हम गाय भैंस के दूध से या फिर किसी और प्रोडक्ट से अगर हम लेना चाहें तो वो रिलेटिवली अमाउंट उसे कम पड़ जाएगी। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट दी माइक्रोब्स देन उनसे जो है हमें काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर जो है वो मिलेगा। तो हम अलग से इसको पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में। तो स्पाइरुलिना हो गया, इसी तरीके से
फुसेरियम ग्रेमिनेरियम हो गया, ये किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं? एज एन प्रोटीन सप्लीमेंट जो है यूज़ किए जाते हैं। तो यानी कि माइक्रोब बुरे नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हैं। जैसे कोविड-19 क्या है? बुराई तो माइक्रोब है, वायरस है, वायरस भी तो एक माइक्रोब है, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम पढ़े, जैसे लैक्टोबैसिलस का नाम हमने पढ़ा, सैकरोमाइसिस सर्वेशिया का नाम पढ़ा हमने, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी का नाम पढ़ा, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी हमने पढ़ा, स्पाइरुलिना का पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टक जो है हमने नाम पढ़ा। तो ये सभी अच्छे माइक्रोब हैं एंड दे आर यूज्ड इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बेवरेज है, अल्कोहल से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। जैसे आपने बियर का नाम सुना होगा, वाइन का नाम सुना होगा, विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, वोडका, सबने नाम सुन रखा हो इसका, ठीक है। वोडका के ऊपर तो गाना भी बना हुआ है, रम के ऊपर भी गाना बना हुआ है। रम के बारे में तो आपने ये भी सुना होगा कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द मेडिसिन, अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं देन इट कैन क्योर योर डिजीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, गिन और वोडका, इट कंटेन्स अल्कोहल। और अल्कोहल कब बनता है? अल्कोहल जब बनता है जब उसके अंदर एनारोबिक रिएक्शन होती है। तो एनारोबिक रिएक्शन कौन करता है? सैकरोमाइसिस जो है वो करता है, यानी बेवरेज ईस्ट जो है वो करता है। अब जो सैकरोमाइसिस है वो एनारोबिक रिएक्शन करेगा किस पे? जैसे बियर अगर बनानी है तो बार्ले का माल्ट लेना पड़ेगा, अगर वाइन बनानी है तो फ्रूट जूस जो है वो बनाने पड़ेगा, विस्की अगर बनानी है तो सीरियल जो है वो लेने पड़ेगी, उनकी फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, ब्रांडी जो है वो भी फ्रूट जूस का होता है, रम जो है वो मोलेसिस जो गुड़ जो है उससे बनता है। रम इसी वजह से अच्छा भी है क्योंकि गुड़ की वजह से बनता है। गिन जो है वो रई की वजह से। अच्छा, ये मत समझना कि मैं ये कहने लग रहा हूँ कि सर कहने लग रहे हैं कि ये अच्छा है तो इसका मतलब अल्कोहल जो है लेना चाहिए। भाई इट इज़ ओनली लिमिटेड टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नहीं तो अल्कोहल लेने की वजह से तो आपकी जो जितने भी सेंसेस है वो ठीक से काम नहीं करती। नशा कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। एंड नशा करके अगर गाड़ी चलाओगे तो चलान भी कट जाएगा, है ना। वैसे भी सोशल बीमारी है, इनसे दूर ही रहना चाहिए। बट एज फॉर एन सिलेबस ऐसे माइक्रोब जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एंड जो अल्कोहल जो है इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड वो इंडस्ट्री के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक चीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आ जाता है कि जो बियर और वाइन है ये अनडिस्टिल्ड है, ये अनडिस्टिल्ड है और बाकी की जो है वो डिस्टिल्ड है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो फंगी है ना वो फंगी 9 से 10% तक अल्कोहल को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर 10% से अल्कोहल अगर ज़्यादा होने लग गया तो ईस्ट की जो है डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हम ईस्ट को ऐसी कंडीशन देते हैं कि पहले वो 10% बना ले, फिर उस अल्कोहल को रिमूव कर देते हैं, फिर वो फिर दोबारा से 10% बनाता है, फिर उस अल्कोहल को दूर कर लेते हैं, फिर वो फिर से 10% बनाता है। तो धीरे धीरे करके जब हम 10% को रिमूव करते हैं तो फिर उससे जो है ये विस्की, वोडका, रम एक्सेट्रा जो है ये चीज़ जो है बनती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से बनती है। बिकॉज जो ईस्ट है वो ज़्यादा अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाएगी। एंड बियर और वाइन को डिस्टिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना तो वो जो माइक्रोब जो है टॉलरेट कर ही लेता है। इंडस्ट्री के अंदर एक जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ बिकती है वो है एंटीबायोटिक। बीमारी जितनी ज़्यादा, एंटीबायोटिक भी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ती है। अब कुछ तो अंधविश्वास भी और कुछ डॉक्टर भी, या पता नहीं न्यूज़ वैसी है, जैसे कि वायरस है, जैसे ही वायरस फैलता है तो एंटीबायोटिक्स की बात जो है स्टार्ट हो जाती है। बट वायरस है, वायरस के ऊपर कोई एंटीबायोटिक वर्क करती है? नहीं करती, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी प्लाज्म मेम्ब्रेन, इट डज नॉट हैव साइटोप्लाज्म। तो अगर उसको पेनिट्रेट भी करते हैं तो वो तो पहले से ही डेड है। बट जिस सेल के अंदर वायरस होगा उस सेल को जो है ये ख़त्म कर सकता है। डेट्स वाई वी कैन यूज़ इट, बट इट्स नॉट ए क्योर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक होती क्या है? एंटी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब है अगेंस्ट। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? सर्टेन माइक्रोब्स के द्वारा। तो कुछ सर्टेन माइक्रोब हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल, और जो केमिकल है वो किल कर सकते हैं किसी डिजीज कोजिंग माइक्रोब को। जैसे कि हम एग्जांपल देखें पेनिसिलियम का, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है, वो पेनिसिलिन सिक्रीट करती है
तो पेनिसिलिन क्या हो गया, एक एंटीबायोटिक हो गया, एक ऐसा केमिकल जो उस फंगी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एंड पेनिसिलियम को कैन बी यूज्ड एज ए लेप्रोसी, ठीक है, या फिर जो कफिंग को कफ होती है उसके अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि उन बैक्टीरिया को मारने के जो है ये काम आती है। तो कुछ पॉपुलर एग्जांपल तो पेनिसिलिन है ही, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। जनरली आप कोई भी मेडिसिन लेते हो उसके पीछे अगर माइसिन या सिन अगर या फिर लीन अगर लग गया है, यानी कि अगर माइसिन अगर लगा हुआ है या फिर साइक्लिन जो है वो अगर लगा हुआ है या फिर कोई इन वर्ड अगर लगा हुआ है, पता कर मतलब वो एंटीबायोटिक ही है। नॉर्मली होता भी यही है, आपको बुखार हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो फिर एंटीबायोटिक जो है वो ली जाती है। तो एंटीबायोटिक को हम नेम से जो है वो पता कर सकते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है या फिर पेनिसिलिन है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहली जो एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर की और कैसे डिस्कवर की। तो डिस्कवर करने वाला कौन था? डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई वो बाय चांस हुई। बाय चांस कैसे? वो काम करने लग रहा था एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई के ऊपर जब वो काम करने लग रहा था तो एक फंगी का मोल्ड बना हुआ था उसी स्ट्रेप्टोकोकाई की प्लेट के ऊपर। जनरली जो बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इस टाइप की एक कल्चर प्लेट होती है, उसके ऊपर किया जाता है। एंड वो साफ नहीं कर रखी थी उसने, वहाँ पे कुछ फंगी थी और फंगी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी। एंड वहाँ पर एक मोल्ड बन चुका था। मोल्ड क्या होता है? जब काफ़ी सारे सेल डिवाइड करके एक बड़ा सा मास बना देते हैं उसको मोल्ड कहते हैं। तो जब ये मोल्ड बन गया तो मोल्ड कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग रहा था और वो जो केमिकल है वो केमिकल प्रिवेंट करने लग रहा था कि जो बैक्टीरिया है यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है कि वो ग्रोथ ना हो। और वो बैक्टीरिया ग्रोथ हो भी नहीं रहा था। दूसरी जो कल्चर प्लेट है उनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने लग रहा था लेकिन उसके अंदर नहीं होने लग रहा। अब उसके अंदर क्यों नहीं होने लग रहा, बाकियों में क्यों हो गया? क्योंकि उनके अंदर वो मोल्ड नहीं है, उसके अंदर ये मोल्ड है। तो मोल्ड ऐसा क्या कर रहा है? मोल्ड जो है कुछ केमिकल जो है वो सीक्रेट करने लग रहा है। जब केमिकल को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि वो जो केमिकल जो है उसी की वजह से ही ग्रोथ नहीं होने लग रही। उस केमिकल का उसने नाम दे दिया एंटीबायोटिक। एंड आज के टाइम पे उस फंगी का जो केमिकल है उसको हम जानते हैं पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन किस फंगी से निकलती है? वो पेनिसिलियम नोटेटम से जो है वो निकलती है। सो इट्स एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी एंड इसकी वजह से जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि आज के टाइम पे बिना एंटीबायोटिक के हमारा सर्वाइवल जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग जगह जो है काम आते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, किसकी वजह से? एस्परजिलस नाइगर। किस लिए काम आता है? डाइंग जो है डाई करने के अंदर जो है काम आता है। वैसे तो बहुत सारे काम हैं बट मैं कुछ स्पेसिफिक नाम जो है वहीं लेने लग रहा हूँ। एसिटिक एसिड है तो उससे एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा जो बनता है, एसिटिक इसमें और एसिटी इसके अंदर, बस एसिटोबैक्टर अलग से जो है आपको याद रखना है। वैसे इसके अंदर तो नाम आ ही गया। किसके काम क्या है इसका? विनेगर जो है वो बनाने में काम आता है। ब्यूटेरिक एसिड किसकी वजह से बनता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की वजह से। ये भी ब्यूट है, ये भी ब्यूट है। क्लोस्ट्रीडियम आ गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड किस वजह से? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। इसकी वजह से क्या होता है? रेनिसिडिटी ऑफ दी चीज़। जैसे कि चीज़ के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, वो किस वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बनता है। लैक्टिक एसिड का तो आपको पता ही है कि मीट को क्योर करने के अंदर जो है, बचाने के अंदर जो है काम किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड यूज़ किया जाता है इन्फेंट में कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। कैल्शियम की गोली दी जाती है ना बच्चों को, तो वो एस्परजिलस नाइगर की वजह से बनता है ग्लूकोनिक एसिड, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल जो है वो बढ़ सके एंड वो मेडिसिन जो है बन सके। साइक्लोस्पोरिन ए ये बनती है किस वजह से? एक फंगी है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम की वजह से इम्यून सिस्टम को स्प्रेस जो है वो किया जा सकता है। तो इम्यून सिस्टम को स्प्रेस क्यों किया जाएगा? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब किसी किडनी या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्ट को, यानी कि जो दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वजह से इम्यून सिस्टम को वीक किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन में। कौन दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साइक्लोस्पोरिन ए कौन देगा? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम।
इसके अलावा स्टेटिन, स्टेटिन क्या करता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको जो है कम कर देता है। किसकी वजह से हो पाता है, मोनोस्कस परफ्यूरियस। तो इसको जो है बार बार रिमाइंड जो है करते रहें, जैसे कि स्टेटिन, स्टेटिन का काम क्या है, स्टैटिक करना। क्या स्टैटिक करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये डाउन कर देता है, मोनोस्कस परफ्यूरियस। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर जो है वो दूसरी जगह भी काम आता है, क्या, सिट्रिक एसिड बनाने के अंदर। इसी तरीके से कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस का तो आपको याद ही रहेगा। एंड एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो बनाता है एसिटिक एसिड। सो इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको बार बार जो है मेमोराइज करते रहें, आसानी से याद जो है वो आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। तो एंजाइम भी यूज़ किए जाते हैं। आजकल की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अलग कई सारे प्रोडक्ट के अंदर उनको यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स आर दी बायो catalyst which can be used to increase the rate of reaction। इसका यूजेस क्या है भाई, तो प्रोटीएज है एंड लाइपेज है are used in detergent। देखिए भाई, आपके कपड़ों के अंदर दाग किस वजह से लगता है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रीस या ऑयली सब्सटेंस जो है उसके आगे स्टिक हुआ है। तो ऑयल या फिर ग्रीस जो है उसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है, अगर हम वहाँ पे लाइपेज यूज़ करेंगे तो वो डिटर्जेंट जो है या फिर वो जो एंजाइम जो है उसको आराम से जो है रिमूव जो है कर सकता है। तो डिटर्जेंट के अंदर क्या डाल दे, लाइपेज डाल दे। उसी तरीके से प्रोटीन जो है वो अलग से स्टेन कर सकते हैं, तो अलग से वो स्टेन कर सकते हैं, तो क्या डाल दे, प्रोटीएज जो है वो हम अलग से डाल दें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज आर यूज्ड इन क्लियरिंग जूस। तो आपने एक तो पैक्ड जूस वाली बोतल के अंदर जूस पिया होगा, जैसे एक्वाफिना है या फिर रियल जूस होते हैं। तो रियल जूस जो है आप वहाँ पर मौसमी का जूस पियो, एक नॉर्मल आपने घर के अंदर निकाला हो वो जूस पीना, तो एक क्लियर कट आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बिल्कुल लिक्विड है, जबकि हम अपने घर पे बनाते हैं वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आता। कारण क्या है, पैक्टिनेज प्रोटीएज जो है वो एंजाइम जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से। इसके अलावा सेलुलेज जो है वो भी यूज़ किया जाता है ताकि वो जो है उनके अंदर क्लियरिटी जो है आ सके। इसके अलावा अमाइलेज इज़ यूज्ड ब्रेड सॉफ्टनिंग, इसके अंदर जो है भी यूज़ किया जाता है, मीट को भी जो है सॉफ्ट करने के लिए जो है वो काम किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू बस्ट द क्लोट। क्लोट कौन सा, ब्लड क्लोट की बात होने लग रही है अभी। तो हमारी ब्लड वेसल के अंदर अगर कहीं पे ब्लड का अगर कोई थक्का अगर जम चुका है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यूस फिर से जो है फ्लो करने जो है वो लग जाता है। तो उसी तरीके से हम लैक्टेज जो है वो भी यूज़ करते हैं, लैक्टेज जो है वो यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट क्रिस्टल्स ऑफ, जो आइसक्रीम जो होती है उसके अंदर जो है वो यूज़ जो है होता है। हमारा इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज नॉर्मली क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। आपके घर से कोई ना कोई आउटलेट जो है बाहर निकलती होगी, जिसके अंदर घर का जो है गंदा पानी जो है जाता है, एंड वो जो गंदा पानी नाली के अंदर जाने लग रहा है, हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम सीवेज। तो सीवेज क्या है, तो इट इज़ दी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर
डेट कंटेन, क्या क्या हो सकता है भाई, वेस्ट ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, सिंक एक्सेट्रा। इट आल्सो कंटेन रेन वाटर, रेन वाटर जो है वो भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि बारिश होने के बाद भी जो बनता है, यानी कि जो पानी जो ख़राब होने लग रहा है वो कहाँ पे जाएगा, नाली के अंदर ही जाएगा। तो नाली का जो गंदा पानी उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सीवेज कहते हैं। नॉर्मली सीवेज का क्या होता है, इस सीवेज को जो है किसी पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है या किसी रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। इंडस्ट्री का होगा तो उसके अंदर भी ऐसे ही किया जाता है। तो अगर ऐसा डालते हैं तो क्या होगा भाई, वो जो पानी होगा जहाँ ये डलने लग रहा है उस पानी को भी ख़राब कर देगा। तो यमुना का केस है, वहाँ पर पानी इसी वजह से गंदा होने लग रहा है। गंगा का पानी जो है वो भी इसी वजह से गंदा होने लग रहा है, बिकॉज सीवेज जो है वो काफ़ी उसके अंदर जो है पड़ने लग रहा है। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि अगर वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड वो कहीं ना कहीं थ्रो करना है, तो क्यों ना उसको ट्रीट करके जो है थ्रो कर दे। ठीक है, जैसे गंगा को लेकर जो है काम किया गया है कि गंगा एक्शन प्लान बना है, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। तो पहले जो भी सीवेज आने लग रहा है उसको, उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा। जब वो रिलेटिवली प्योर हो चुका होगा तो फिर उसके बाद जो है उसको गंगा के अंदर डाला जाएगा। ऐसे यमुना के केस के अंदर किया जाने लग रहा है, जिससे एक्चुअल में जो प्योरिटी है पानी की जो है वो बढ़ने लग रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने लग रही है। तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ प्योर वाटर, एंड अगर वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो हमारे सिलेबस के अंदर पार्ट आता है व्हाट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन अदर वर्ड इसको एसटीपी जो है वो भी हम कह देते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को समझने के लिए लेट्स से ये एक सिटी है और एक सिटी की एक ये आउटलेट है, और ये सिटी की जो आउटलेट है वो किसी ना किसी एक ऐसे प्लांट के पास जाती है जहाँ पे जो ये आउटलेट से पानी आने लग रहा है, यानी कि जो ये सीवेज जो आने लग रहा है उसका पानी जो है प्यूरीफाई हो सके। तो ये जब एक ऐसे एरिया के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसके अंदर ऐसा क्या होगा? वेल, उसके अंदर होगा स्टार्टिंग में एक स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग एक टाइप की पोरस छलनी है, एंड उस छलनी के अंदर क्या होगा कि जो गंदा पानी है वो जाने लग रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा वेस्ट होगा जो फ्लोट करने लग रहा होगा। जैसे गंदा पानी है तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं, आपने चिप्स वगैरह खाई तो उसकी थैली उसके अंदर डाल दी, ख़राब कपड़े जो है वो उसके अंदर डाल दिए, या फिर हो सकता है कि बैग वगैरह जो है वो उसके अंदर डाल दिए, या फिर सब्ज़ी की जो थैलियाँ जो है वो उसके अंदर डाल दी। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके ऊपर हमेशा तैरती रहती है। तो पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि जो भी गंदा पानी आने लग रहा है उससे जो फ्लोटिंग डिब्रीज जो है उसको रिमूव किया जा सके। फ्लोटिंग डिब्री जब यहाँ से रिमूव आउट, क्योंकि फिल्टर हो जाएगा तो उससे जो हम ये रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद में जाएगा ये एक प्राइमरी टैंक के पास। जो प्राइमरी टैंक है उसके अंदर काम क्या होता है? उसके अंदर इस वाटर को गोल गोल घुमाया जाता है। गोल गोल घुमाने से क्या होगा? एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक रेत है, रेत के अंदर जो पानी डला हुआ है, एंड रेत और पानी दोनों गिलास के अंदर है। यू वांट कि दोनों चीज़ें जो है सेपरेट हो जाएं। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको गोल गोल घुमा दें। गोल गोल घुमाने से क्या होगा? जो भी हैवी चीज़ होगी वो नीचे दब जाएगी और जो लाइटर चीज़ें हैं वो ऊपर जो है आ जाएगी। तो जो गंदा पानी आने लग रहा है उसके अंदर बहुत सारा ऐसा जमा हुआ वेस्ट है, जिसमें डिब्रीज, जो सॉलिड वेस्ट जो है वो होगा, बहुत सारी मिट्टी वगैरह जो है वो उसके अंदर होगी। तो बहुत सारे पेबल्स वगैरह जो होंगे वो रिमूव हो सकते हैं। कैसे? उसको सेडिमेंट करके। तो यानी कि दो काम किए जाते हैं, एक फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। और फिल्टर करके जो फ्लोटिंग डिब्री है वो दूर हो जाएगी। दूसरा सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा? जो हैवी चीज़ है वो उसको रिमूव जो है किया जा सकेगा। इन दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं प्राइमरी
ट्रीटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि STP वर्क कैन बी डिवाइडेड into 2 treatments। फर्स्ट है भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, दी सीवेज that comes from the city has some floating waste and heavy waste which can be removed by which can be reduced by filtration and सेडिमेंटेशन करके गोल गोल जब घूमता है तो उससे, और जो फिल्ट्रेशन है उससे जो है पोर्स जो होते हैं उसके हेल्प से जो है वो ये जो है रिमूव हो जाएगा। जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग हैज़ स्मॉल पोर्स, it allow only liquid to pass and floating debris या फिर कह सकते हैं वेस्ट can't be passed in primary tank। Sedimentation occur by rotating the sewage। ठीक है, इन दोनों से कुछ ना कुछ फ्लोटिंग चीज़ें जो है वो बाहर निकलेगी, यहाँ से कुछ सेडिमेंट जो है वो बाहर निकलेंगे। जो भी यहाँ से वेस्ट बाहर निकलने लग रहा है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज जो है वो यहाँ से जो है वो अलग हो गया। प्राइमरी स्लज के अंदर क्या क्या होगा, जो प्राइमरी स्लज है उसके अंदर जो फ्लोटिंग डिब्रीज है वो होगी, साथ में जो सेडिमेंट जो है वो होगा। यहाँ से जो वाटर आगे बढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। ये हो गया प्राइमरी इफ्लुएंट। और ये वेस्ट जो है यहाँ से बाहर निकल गया, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा एक डाइजेस्टर के पास, एनएरोबिक डाइजेस्टर के पास। और जो एनएरोबिक डाइजेस्टर है उसके पास है मिथेनोजन। और जो मिथेनोजन है वो क्या करेंगे, इस स्लज को, यानी जो ये गंद जो आने लग रहा है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से, उसको ट्रीट करके ये कन्वर्ट कर देंगे इसको किसके अंदर, बायोगैस के अंदर, एंड उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे लिख सकते हैं दी वेस्ट दैट फॉर्म आफ्टर primary treatment is called primary sludge। The water which comes out after primary treatment is called, क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी इफ्लुएंट।
इफ्लुएंट जो है वो हम कह देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा? वेल, अब जो यहाँ से पानी जाने लग रहा है उसके अंदर कोई फ्लोटिंग डिब्रीज तो होगी नहीं, और जो भी हैवी चीज़ जो होगी वो भी सेपरेट हो चुकी है। तो दोनों चीज़ सेपरेट हो चुकी है। तो अब क्या पानी साफ़ हो गया? नहीं, कुछ पानी ऐसा होता है जिसके साथ में वेस्ट जो है वो मिक्स हो चुका है, यानी उसके अंदर घुल चुका है। अब उसको किस तरीके से यहाँ से रिमूव करें? तो वी रिक्वायर ए सेकेंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसके बाद में इसको भेजा जाता है एक एरिएशन बेसिन के पास। एक होता है एरिएशन टैंक। तो प्राइमरी इफ्लुएंट कहाँ पर जाएगा? एक एरिएशन टैंक के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो हमारा स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड टू एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब क्या है? एक ऐसा टैंक है जो कंटिन्यूसली हिलता रहता है और हिलने की वजह से उसके अंदर एयर जो है काफ़ी ज़्यादा पंप जो है वो हो जाती है। एरिएशन टैंक is continuously stirred to increase the amount of oxygen। तो ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ाने के लिए बार बार उसको जो है हिलाया जाता है। एंड बैक्टीरिया गेट फूड। पर्टिकुलरली किस बैक्टीरिया की बात करने लग रहे हैं हम? एरोबिक बैक्टीरिया की बात करने लग रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया गेट फूड विच इज dissolved waste of primary effluent and they get air which is a favorable condition for them and they grow exponentially। ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर क्या होगा? कई सारी इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। तो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया भी होंगे, साथ में फंगी जो है वो भी होगी। एंड ये एरोबिक है, तो जब टैंक ज़्यादा हिलेगा, प्राइमरी इफ्लुएंट का जो वेस्ट जो है वो इसके अंदर आएगा। तो बैक्टीरिया जो है वो वेस्ट खाते हैं, तो उनका खाना क्या है? वो वेस्ट है। तो उनको खाना भी मिलने लग रहा है, साथ में एयर भी मिलने लग रही है, यानी फेवरेबल कंडीशन बन गई। तो उससे क्या होगा? बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर वो ग्रो करेगा तो वो खाना खाएगा। खाना क्या है उसका? वेस्ट है। तो यानी कि जितना भी पानी के अंदर वेस्ट जो है वो वेस्ट जो है वो लेना जो है स्टार्ट करेगा। अब वेस्ट जितना ज़्यादा वो खाएगा तो जो वाटर है वो प्योरीफाई होगा या नहीं होगा? होगा ना, प्योरीफाई। तो जितना ज़्यादा वो वेस्ट खाएगा उतना ज़्यादा वो प्योरीफाई करेगा, और जब वो उतना ज़्यादा प्योरीफाई करेगा हमारा काम जो है उतना ज़्यादा जो है बनता हुआ चला जाएगा। सो आगे हम लिख सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया फीड dissolved waste and convert it into CO2 and water। इसमें एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है बोर्ड का। when the water is highly polluted then they require more oxygen to digest it। It is called
बोर्ड क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एज द वेस्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड also drops and board value decreases. It means water become more pure। इसका मतलब क्या है? लो बोर्ड है तो लो बोर्ड का मतलब क्या है? वाटर प्योर है। अगर बोर्ड की अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर जो है इम्प्योर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा काम काफ़ी ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो तो साफ़ हो चुका है, तो अब क्या करें? वेल वो बैक्टीरिया जो है वो रिमूव करने हैं। तो उसके लिए क्या करें? इसको भेज दिया जाए एक दूसरे चैम्बर के पास। जो दूसरा चैम्बर है वो एक एनएरोबिक टैंक है। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड filamentous fungi is allowed to settle in an aerobic tank and it form a flock। फ्लोक क्या है भाई? फ्लोक बैक्टीरिया और फंगी का जो है एक फिलामेंटस जो है वो वेस्ट होता है, जिसको हम सेकेंडरी स्लज का भी एक पार्ट जो है मान सकते हैं। तो एक फ्लोक जो है वो बन जाता है। उस फ्लोक का एक पार्ट तो कहाँ डाल देते हैं? यहाँ पे, और एक पार्ट जो है वो कहाँ पे डाल देते हैं? यहाँ पे, यानी एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर जो है वो डाल देते हैं। जो यहाँ से बाहर निकला है हम उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्लज। प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज। स्लज का मतलब क्या है? गंदगी जो आफ्टर द सेकेंड ट्रीटमेंट बनी है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका कुछ पार्ट अगर एरिएशन टैंक के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा? वेल उसके अंदर जो है एक इनोकुलेशन हो जाएगा, मोर बैक्टीरिया जो है वहाँ पे ग्रो करेंगे, बाहर से हमें बैक्टीरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो एक्सेस में बैक्टीरिया है उनको कहाँ डालने लग रहे हैं? एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर, एंड वहाँ पे वो क्या करते रहेंगे? बायोगैस जो है प्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, तो दोनों काम होने लग रहे हैं हमारे, है ना। तो नेक्स्ट भाई, उसके आगे हम क्या कह सकते हैं? वन पार्ट ऑफ फ्लोक is passed as inoculum in aeration tank. Rest part of flock is passed to anaerobic digester for producing बायोगैस। ठीक है जी, इतना हो गया। बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए जो है भेज देंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो भी रिमूव हो गए। अब यहाँ पर जो है हम चाहे तो क्लोरीनेशन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीनेशन जो है वो कर सकते हैं, या फिर यूवी लाइट से अगर हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर तीसरा ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। तो यहाँ तक था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जनरली सेकेंड ट्रीटमेंट तक ही आता है। फिर उसके बाद में जो वाटर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट जो है वो कहेंगे। तो जो सेकेंडरी इफ्लुएंट उसको जो है पास कर दिया जाएगा किसी ना किसी रिवर के अंदर या फिर किसी लेक के अंदर जो है पास कर दिया जाएगा, जो कि वाटर जो है रिलेटिवली प्योर होगा। तो हम इसके अंदर जो है आगे लिख सकते हैं कि the water which is secondary treated is passed
इन यूवी या फिर क्लोरीन फॉर एक्स्ट्रा प्यूरेशन। नाउ द वाटर is pure, so we can pour it into the river या फिर लेक या फिर किसी के अंदर भी जो हम डाल सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई, कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर जो है बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया यूज़ नहीं होते। प्राइमरी स्लज एंड जो सेकेंडरी स्लज जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते। इसके अलावा ये आ जाता है कि फ्लो क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी ट्रीटमेंट के कौन कौन से पार्ट जो है वो आ जाता है। एंड आई होप ये इतना ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है। एनीवे, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें एंड